आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेपाल और चाइना के बीच में यहाँ पे ये बात की जा रही है कि चाइना नेपाल का एक हवाई अड्डा लेने वाला है, हवाई एयरपोर्ट लेने वाला है। आप सबको पता है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना ने नहीं बनाया है। तो आइए देखते कि क्या इंडियन मीडिया इसी के बारे में बात कर रहा है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर चाइना कब्जा करने वाला है और ये चाइना अपने कब्जे में लेगा। वीडियो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या बात की जा रही है इसके बारे में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, शेयर करिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि चाइना इस टाइम पे नेपाल की कौन से एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा करने वाला है। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। क्योंकि ऐसा ही हाल हमारे आस पड़ोस में बहुत होने वाला है। श्रीलंका के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ भी होने वाला है, वो नेपाल के साथ भी होने वाला है। नेपाल के लिए हमने बहुत ज़्यादा पहले भी चेतावनी दी थी। हमारी चेतावनी कहाँ से आई थी? अमेरिका से आई थी। अमेरिका ने पहले ही लोगों को समझाया था कि समझ जाओ, चीन तुम्हें पहले कर्ज देता है, फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में तुम्हें फंसाता है, यानी कि कर्ज जाल में फंसाता है, और कर्ज जाल में फंसाकर जो नतीजा निकलता है वो तुम्हें अपनी कोई जगह गिरवी छोड़ने से ही छुटकारा मिलता है। जगह छोड़ने से? जी हाँ। तो चलिए इसके लोन की फैसिलिटी को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल चर्चा नेपाल में है। क्या चर्चा है? यहाँ पर बड़ा ही नेपाली नेताओं के बीच में, इनके मंत्रियों के बीच में, इनके ऑफिसर्स के बीच में एक असमंजस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इनका एक पोखरा नेशनल वो है इंटरनेशनल पोर्ट। कौन सा पोर्ट? जो कुछ दिनों पहले सुर्खियों में आया था। आपको याद होगा, आज से 5 महीने पहले लगभग 16 जनवरी को यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था। बाय द वे 1 जनवरी 2023 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है और 16 जनवरी को हमने एक यहाँ पर सेशन किया था। आपको याद होगा, इस एयरपोर्ट पर एक लैंडिंग के लिए हवाई जहाज आ रहा था और वो क्रैश हो गया था। उसके क्रैश होने पर हमने चाइना का नाम लिया था, तब बताया था कि इसको बनाने में चीन का क्या योगदान है। खैर, फिलहाल चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि यही वाला पोखरा इंटरनेशनल पोर्ट अब चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कंसीडर किया जा रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? बाय द वे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शी जिनपिंग की सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इनको कनेक्ट करने का वो प्लान है जिसमें चीन को सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, रेलवे के माध्यम से दुनिया भर के रास्तों से कनेक्ट करना है, ताकि चीनी माल दुनिया भर में कहीं भी पहुंच जाए और चीन के हितों की रखवाली हो जाए। इसीलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के उत्तर से होते हुए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए ग्वादार पोर्ट तक डेवलप किया जा रहा है। उसी के तहत चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी के तहत चाइना ने नेपाल से कहा कि देखो, हमें आप तक पहुँचने दो, हिमालय को हमें पार करने दो। बोले महाराज आ जाइए, यहाँ पर आके आप क्या करेंगे? आपसे, नेपाल से व्यापार करेंगे। सबको पता था कि नेपाल से व्यापार इन्हें असल में चाहिए नहीं था, इन्हें भारत के बॉर्डर तक पहुंचना था। भारत के बॉर्डर तक पहुंचने में नेपाल की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये आज इनकी दुविधा बना हुआ है। क्यों दुविधा बना हुआ है? क्योंकि हाल ही में चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर पोखरा पोर्ट को डाल दिया गया है। पर इसमें डरने की क्या बात है? डरने की बात, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बना ही नहीं है। हम इसका पूरा इतिहास आपको बताएंगे, लेकिन चीनी लोग अपने भाषणों में कहते हुए पाए जा रहे हैं क्या? कि पोखरा एयरपोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। आप यहाँ पर पोखरा को मैप पर देख सकते हैं। इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। यह पोखरा पोर्ट चीन के द्वारा 1765 करोड़ रुपए का लोन देकर बनवाया गया है। लेकिन 21 जून को पोखरा पोर्ट पर चीन की जब पहली फ्लाइट यहां उतरी, तो चीन के जो राजनयिक हैं उन्होंने अपना एक डायलॉग देकर नेपालियों को टेंशन में डाल दिया। इन्होंने अपने द्वारा एक डायलॉग दिया कि आपके यहां पर पहली इंटरनेशनल फ्लाइट उतर चुकी है, यह इंटरनेशनल फ्लाइट अपने आप में नए रास्ते खोलेगी और आने वाले समय में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पोखरा के माध्यम से बढ़ावा देगी। भाई साहब, नेपालियों को चिंता हो गई। क्यों? चिंता होना लाजमी था। जिस समय ये आपका पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हुआ था 1 जनवरी 2023 को, उस समय भी चीन के द्वारा यही कहा गया था कि यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा चीन द्वारा पोखरा को बताया गया, नेपालियों ने कहा कि हमारा तो चीन के साथ पहला एग्रीमेंट ही 2017 में हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर हमने 2017 में एग्रीमेंट किया है, जबकि पोखरा एयरपोर्ट तो 2012 से बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में नेपाल का क्लेम कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चीन ने इसे डाल दिया है। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा,
सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, नेपाल को इससे क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत आपको जान करके आश्चर्य होगा, अचंभित होंगे आप, और आप जानकर हैरान होंगे कि कैसे देश के नेताओं ने देश को बेच दिया। आप पूछिएगा कैसे? पता है क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ हुआ ये है कि पोखरा एयरपोर्ट की जितनी भी कमाई होगी वो नेपाल को नहीं मिलेगी। वो एक अकाउंट बनाया गया है, और वो अकाउंट ऐसा है जिसमें पूरी तरह से चीन की एक्सिम बैंक का कंट्रोल है। पोखरा एयरपोर्ट की सारी कमाई उस अकाउंट में जाएगी। और अगर अगले 20 साल में चाइना द्वारा दिए गए लोन को, कितना लोन है? लगभग 1750 करोड़ का लोन, जिसके वजह से यह पोखरा पोर्ट बना है। अगर आने वाले 20 साल में नेपाल इसे नहीं चुका पाता है तो इसे ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा 5 से 7 साल का। अगर फिर भी नहीं चुका पाता है तो फिर पूरी तरह से ये भी हम्बन टोटा हो जाएगा, और होने में कहीं कोई कमी नहीं है। पूछिए कैसे? क्योंकि पोखरा पोर्ट बंद तो गया है, यहाँ कोई फ्लाइट ही नहीं उतर रही है। चीनियों की फ्लाइट उतरी है। अरे आपको याद होगा कुछ समय पूर्व यहाँ के प्रधानमंत्री इंडिया आए थे, इंडिया से कह के गए हैं कि सर बचा लीजिए हमारे पोर्ट को। बोले क्यों? एटलीस्ट इंडिया की फ्लाइट उतरवा दीजिए यहाँ पर, जिससे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, एयरपोर्ट की कमाई बढ़ेगी, उस कमाई से हम चीन का लोन चुका पाएंगे। अगर नहीं चुका पाए तो चला जाएगा। नेपाल कुछ कर पाएगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ का एयरपोर्ट जो बन चुका है, फिलहाल दुनिया के बीच में मैसेज जा चुका है, चीन के द्वारा तो इसे अपनी सहूलियत के लिए बनाया गया है। नेपाल खामखा ही खुश हो रहा है। नेपाल में 3 ही बड़े एयरपोर्ट हैं, उनमें से एक एयरपोर्ट ये है। और चाइनीज़ लोगों में इस बात की इतनी टेंशन है कि चाइना वालों ने इसे लास्ट मिनट में अपना कैसे बोल दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा कैसे बोल दिया। तो आइए आपको आगे बताते हैं पूरा इतिहास इसका कि कैसे इसकी कहानी शुरू हुई, क्योंकि फिलहाल के लिए तो सुर्खियां हर जगह यही हैं कि नेपाल का हम्बन टोटा बनने जा रहा है, नेपाल का पोखरा। ऐसी स्थिति में बड़े सवाल उठते हैं कैसे एयरपोर्ट बना, क्योंकि यहाँ के मंत्री लोग तो कहते हैं कि भले ही कुछ भी कहो, हमने चीन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पोखरा का निर्माण नहीं करवाया है, हमने 2012 से इसका निर्माण करवाया है, जबकि BRI पर हमने हस्ताक्षर 2017 में कहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि चीन का पैसा पहली बार पोखरा के निर्माण के लिए 2018 में पहुंचा है। KP शर्मा ओली चुपके से जाकर के चीनी सरकार से समझौता करके जब लौटे थे, तभी जाकर के इसका निर्माण शुरू हुआ था। तो KP शर्मा ओली कहीं चीन जाकर नेपाल को बेच तो नहीं आए, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लौटने के बाद ही यहाँ का निर्माण शुरू हुआ था। तो 2017 में BRI का फ्रेमवर्क क्या था जिसके ऊपर हस्ताक्षर से सारे बात निकल कर आई हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी बातों को समझने का शुरुआत करते हैं, क्योंकि पोखरा एयरपोर्ट बन तो गया है, लेकिन यहाँ पर बवाल की शुरुआत का इतिहास है। कहानी सुनिए, पोखरा एयरपोर्ट बना कैसे। शुरुआत में पोखरा से रिलेटेड जितने भी नेपाली थे, उन्हें उम्मीद थी कि यदि यहाँ पर एयरपोर्ट बना तो यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरेंगी और टूरिज्म आएगा। और उसी टूरिज्म की आस में 1971 से पोखरा के रहने वाले जितने भी लोकल्स हैं, उन्होंने डिमांड करी कि हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट बनाइए। 1971 की डिमांड है। तो यहाँ पर एक जर्मन कंसल्टेंट इंजीनियरिंग फर्म थी, जिसे बुलाया गया और कहा कि आप आइए और यहाँ पर तरीका बताइए कैसे कैसे क्या क्या बन सकता है। प्रॉपर तरीके से इंजीनियरिंग सर्वे हुआ, सिविल एविएशन विभाग द्वारा इसका सर्वे किया गया। 1993 में जाकर के सर्वे कंप्लीट हुआ। 71 की मांग 93 तक पहुंच गई। जापान की इंटरनेशनल जो बैंक है, उसने 1988 के अंदर एक प्लान भी दिया, जिसके तहत कि इसका निर्माण कैसे किया जाएगा वो भी बताया। लेकिन ये बात यूं ही अचानक गायब हो गई। आई हुई बात अचानक गायब हो गई। क्यों? क्योंकि नेपाल के अंदर माओवाद का प्रसार होने लगा। माओवाद जो कि अपने आप में किसी भी लग्जरी गुड का विरोध करता था, नेपाल की जितनी भी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ थी, या फिर ये कहिए कि किसी भी ऐसी चीज़ का विरोध करता था, साम्यवादी हरकत करता था, जिससे नेपाल का पूरी तरह से विकास ठप हो गया। 2009 में जाकर मॉइस्ट गवर्नमेंट बनकर आई, तब जाकर के पोखरा इंटरनेशनल पोर्ट की चर्चाएं फिर से शुरू हुई। यानी 71 की उठी हुई मांग 2009 तक केवल चर्चाओं में ही चलती रही। वर्ष 2011 में जाकर फिर से यहाँ पर इसकी चर्चाएं शुरू हुई कि ये कैसे बनकर आएगा। ये कैसे बनकर आएगा? तो 2011 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर वर्षा मानपुन के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। और वो क्या था कि एक मेमोरेंडम साइन किया गया चाइना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था चाइना CAMC इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। उससे कहा गया कि आप ही इस पोर्ट का निर्माण कीजिए।
चाइना के साथ में इनका जो कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट 2011 में बना, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें थी? उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि चाइनीज़ फर्म ने इसको बनाने के लिए जो रेट कोट की, आप देख सकते हैं उस समय की जितनी भी मीटिंग्स हैं उसकी तस्वीरें देख सकते हैं, जो इन्होंने उस समय रेट कोट की वो रेट आसमान छू रही थी। कैसी आसमान छू रही थी? इन लोगों के द्वारा रेट कोट की गई $305 मिलियन, जबकि वास्तविकता में नेपाल सरकार ने इसकी जो कॉस्ट आंकी थी वो कॉस्ट थी लगभग 166 मिलियन। 166 मिलियन डॉलर के मुकाबले जस्ट डबल चीन की एक कंपनी ने, जिसने कि कहा था कि वो इसका कंस्ट्रक्शन करेगी, उसने प्राइस लगाया कि सर इतने से कम में हम नहीं बनाएंगे। इंटरेस्टिंग वाकया इस पूरे दौर के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? नेपाल को कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं हुआ कि लोन कौन देगा नेपाल को, जिससे कि यहां पर एयरपोर्ट का निर्माण होगा। इस बीच में उतरकर निकलकर आई चीन की एक्जिम बैंक। एक्जिम बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ध्यान रखने वाली बैंक। उसने कहा कि हम लोन तो दे देंगे लेकिन हमारी एक कंडीशन है। बोले बताइए? आपके यहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए जो भी कंपनी आएगी वो चीनी होनी चाहिए, यानी चाइना ही लोन देगा और चाइना की कंपनी नेपाल में जाकर कंस्ट्रक्शन करेगी, वो कंपनी पैसे कमाएगी और वो वापस चाइना ले जाएगी। आप विचार करिए कि चीन ने कितना गजब का सिस्टम बना रखा है। पहले वो कर्जा देता है, सामने वाले देश को कर्जा दिया, कर्जा देकर के उस कंपनी के लिए बोलता है कि देखिए कर्जा तो हम दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी से कराना है। बोले ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन कराओगे तो आप पेमेंट उन्हीं की कंपनी को तो करोगे और वो कंपनी अपने पैसे को लेकर वापस चाइना चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में चाइना को तो अपना पैसा वापस मिल जाता है और वो देश हमेशा के लिए इनका कर्जदार हो जाता है। भाई साहब, जब चाइना के द्वारा एक्जिम बैंक के साथ पूरी कंडीशन डाली गई, कहा गया कि आप हमारे ही लोगों को लोगे, ऐसी स्थिति में जितने भी एप्लीकेशन आए वो कैंसिल होते चले गए। फाइनली 3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई और तीनों की तीनों कंपनियां चाइनीज थी। उनमें से सबसे कम जिसने सरकार से पैसे मांगे वो $305 मिलियन थे। नेपाल में इस बात का विरोध होना शुरू हो गया। बोले कहां तो $166 मिलियन में बनने वाला एयरपोर्ट है, तुम लोग $305 मिलियन तो पहले ही मांग रहे हो। ऐसी स्थिति में यहां पर विवाद होना शुरू हुआ। विवाद के बीच में लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए कि साहब इतना नहीं दे सकते। यहां की सरकार ने एक समझदारी दिखाई, अपनी एक कमेटी का गठन किया। बोले कोई बात नहीं, $300 मिलियन मत दो इन लोगों को। तो बोले कितना दो? बोले थोड़ा कम दे देते हैं, $264 मिलियन दे देते हैं, लेकिन 13% का वैट लगेगा इसके अंदर और 16% का प्राइस एस्केलेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। कुल मिलाकर इनकी सरकार खुद $300 मिलियन देने पर तैयार हो गई। लेकिन जनता को जब यह बात पता चली तो लोगों ने भूख हड़ताल कर दी। 100 दिन तक का प्रोटेस्ट हुआ, जिसके चलते जांच कमेटी बिठानी पड़ी। ऐसी जांच कमेटी जिसने कॉस्ट ऑफ पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और जांच किया। उस जांच के बाद अप्रैल 7, 2014 को सिविल एविएशन अथॉरिटी नेपाल के द्वारा टूरिज्म मिनिस्टर के अंदर में एक रिवाइज कॉस्ट प्रस्तावित की गई कि $300 मिलियन नहीं, $215 मिलियन में बनाओ तो बताओ। $166 मिलियन में बनने वाली चीज अब $215 मिलियन तक पहुंच चुकी थी कि सर इतने में बना दो तब तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस बात को लेकर चीन से फिर नेगोशिएशन शुरू हुआ। इस पूरी घटना के बीच में चीन को यह बात समझ में आ गई थी कि कुछ भी कर लो, ये लोग अपना भ्रष्टाचार का पैसा साइड में जरूर निकालेंगे, क्योंकि जितना भी पैसा ऊपर बढ़ता जा रहा था, नेता लोग अपने लिए उस पैसे को साइड करते जा रहे थे। जब भी सोचिए कि सब एक तरफ मंत्री $300 मिलियन पे फाइनल कर रहा है, वही प्रोजेक्ट $215 मिलियन में फाइनल हो रहा है। विचार कीजिए, $85 मिलियन। $85 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं आप? 160 करोड़ रुपया कहां जाएगा ये? तो ये केवल बीच में जा रहा था। खैर, फिर नया कमेटी बनी, उसने $215 मिलियन के अंदर ये रेट फाइनल की। चीन को समझ में आ गया कि ये लोगों का हाल बुरा है और ये आपस में ही उलझेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में उलझे पड़े हैं, तो क्यों ना ऐसा करें, इस तरीके को बदलते हैं। तो चीन ने इसका एक तरीका निकाला और क्या कहा? इसने कहा कि देखो भाई, जो भी है ठीक है, लेकिन चीन और नेपाल मिलकर के एक अकाउंट खोलेंगे, जॉइंट अकाउंट, जिसको एस्क्रो अकाउंट कहेंगे। उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल का काम होगा और उसको हम पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे। उसमें होगा क्या
कि जितने भी एयरपोर्ट आपके चल रहे हैं देश में, उनकी जो कमाई है वो उस अकाउंट में डाली जाएगी। हम पैसा अपने अकाउंट का उसी से वसूलेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार ने इनसे निवेदन करके कहा कि सर, हमारे सारे एयरपोर्ट का पैसा मत लो, 3 तो एयरपोर्ट कुल बने हैं, आप एक काम करिए, पोखरा एयरपोर्ट का पैसा उस अकाउंट में ले लीजिएगा जो पोखरा एयरपोर्ट कमाएगा। चीन ने कहा ओके, तथास्तु। ऐसी स्थिति में जाकर सरकार के द्वारा इस बात को परमिशन मिलती है और सरकार इसे इजाज़त देती है कि ठीक है, अब सब कुछ सही है, अब बनाना शुरू करिए। 2014 में फाइनल परमिशन मिल जाती है। सॉफ्ट लोन की डील होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन जाते हैं और पोखरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लौट कर आधारशिला अप्रैल 2016 में रखते हैं। बाय द वे, अप्रैल 2016 तक भी नेपाल और चीन के बीच में कोई भी बीआरआई को लेकर बात नहीं हुई थी। बाय द वे, बीआरआई को लेकर जो बात हुई थी वो वर्ष 2013 में चीन के द्वारा अनाउंसमेंट में हुई थी। दोबारा से इन दोनों के बीच कभी कोई बातचीत इस विषय पर नहीं हुई। केपी शर्मा ओली आपको यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखते हुए देखे जा सकते हैं। चाइना ने नेपाल को $210 मिलियन का लोन दिया, सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट किस मायने में था? इस मायने में कि आपके 25% पर हम किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लेंगे, यानी 210 मिलियन में से $50 मिलियन के आसपास जो धन है इस पर ब्याज नहीं लेंगे, बाकी जो बचा है उस पर 2% ब्याज लेंगे। आपको पूरा पैसा 20 साल में लौटाना होगा, नहीं लौटा पाए तो अगले 7 दिन का आपको और 7 साल का आपको और ग्रेस पीरियड हम दे देंगे, जिसमें आपको यह पूरा काम करना है, अदरवाइज आपका काम रोक दिया जाएगा। अब क्या हुआ? तो साहब, इस आधार पर चीन के बीच में यह काम तो बन गया। चीन और नेपाल ने इस प्रकार की कंडीशन से फिलहाल इसका इस साल जाकर, अब आप सोचिए 2016 से 2023 में आप आ चुके हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल इनके ऑलरेडी जा चुके हैं। 13 साल कुल मिलाकर नेपाल के पास हैं। कितना पैसा चुकाने के लिए? 1700 करोड़ रुपया चुकाने के लिए। मजबूरी क्या है? पोखरा एयरपोर्ट पर कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उतर रही है। अभी 21 जून के दिन नेपाल में चीन की पहली फ्लाइट उतरी है। इस स्थिति में तुरंत नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आते हैं और भारत से कहते हैं कि भैया, हमारा नया एयरपोर्ट बचा लो। जून की शुरुआत में जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए तो उन्होंने मांग करी कि आप हमारा एयरपोर्ट बचा सकते हैं। बोले कैसे? बोले भाई, बाकी तो सब सही है, आप अपनी फ्लाइट्स को कहिए कि वो पोखरा एयरपोर्ट पर उतरें। आप टूरिज्म के लिए इंडिया से नेपाल की फ्लाइट शुरू करिए जो पोखरा में उतर सकें, क्योंकि पोखरा कमाएगा नहीं तो फिर छुड़ाएगा कैसे? यहां पर आकर भारत की जरूरत समझ में आई। खैर, फिलहाल के लिए देखने वाली बात यह है कि नेपाल इस मुसीबत से कैसे बचेगा, क्योंकि नेपाल के कर्मों को चीन देख चुका है। चीन ने इसीलिए अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है कि यह हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाया है, यानी यह हमारे पर्पस के लिए है। क्या सर, इससे भारत को कोई चिंता नहीं है? बिल्कुल है, भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्कुल भारत के नज़दीक चीन की आवाजाही हो जाएगी। एक तरफ ग्वादार आ गया, एक तरफ ये आपका पोखरा आ गया, एक तरफ चिटगांग आ गया, ये सारी जगह, नीचे की तरफ हम्बनटोटा आ गया। ये तो भारत को पूरी तरह से घेरने की इसकी कवायद है ही, लेकिन फिर भी भारत भी अपनी परिस्थितियों को बखूबी। ये वही एयरपोर्ट है जिसके बारे में मैं आपके स्टार्ट में बात कर रहा था, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल का वो एयरपोर्ट है, चाइना ने लोन दे के ये एयरपोर्ट नेपाल से बनवाया है और ये नेपाल के अंदर बना भी है। अब चाइना ने क्या सीन किया है? चाइना ने नेपाल को लोन दिया कि भाई ये एयरपोर्ट आप बना लो, ये मैं आपको लोन दे रहा हूँ, बट साथ में उन्होंने ये शर्त रखी है कि भाई जो आप एयरपोर्ट बनाओगे उसमें जितनी भी लेबर जरूरत होगी वो हमारी कंट्री के होंगे। तो एक हाथ से उन्होंने पैसे दिए, एयरपोर्ट बना के दिए और वही पैसे वापसी चाइना वापसी चलेंगे। समझ आया आपको? ये भी इस तरीके से इन्होंने यूज किया। चाइना ने लोन दिया, लोन नेपाल के अंदर आया, नेपाल ने इस एयरपोर्ट को बनाना स्टार्ट किया। अब नेपाल के अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे वो सारे वर्कर्स चाइनीज थे, इन नेपाली नहीं थे। तो वो अर्निंग जाहिर सी बात है चाइनीज को तो मिलनी थी, तो वो सारी जो रेवेन्यू थी, जो सारी लोन थी, वो वापसी चाइना को चला गया और नेपाल यहाँ पे लॉस में आ गया। एयरपोर्ट तो बन गया बट वो अभी भी लॉस में है। अब इस एयरपोर्ट को अभी तकरीबन 7 महीने हो चुके और 7 महीने में अभी तक इस एयरपोर्ट से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जा रही। इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ही बनाया था, वरना यहाँ पे तो डोमेस्टिक फ्लाइट चलती थी नेपाल
के अंदरूनी फ्लाइट चलती थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस एयरपोर्ट को बनाने का मकसद यही था कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट जाएंगी, जैसे नेपाल के अंदर काठमांडू सिटी से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, तो इस एयरपोर्ट से भी इंटरनेशनल फ्लाइट जाएंगी। इंडिया ने इस एयरपोर्ट के लिए जो है वो जगह नहीं दी, इस एयरपोर्ट के लिए इन्होंने जो है ना रास्ता नहीं दिया, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं ले पाया। इसके ऊपर भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया गए थे तो उन्होंने इस बारे में बात की थी और ये बात की थी कि भाई आप हमारे इस एयरपोर्ट के लिए हमें जगह दो, बट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को उस टाइम पे मोदी ने हाँ कर दिया, बाद में उन्होंने ना कर दिया। तो सेम इसी तरीके से अब हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में नेपाल का ये एयरपोर्ट चाइना को लीज पे दे दिया जाए।